हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आपके लिए फिर से एक वीडियो की श्रृंखला में एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। हमारा चैनल डेडिकेटेड वीडियोस बनाता है जो कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करती हैं और इन सब प्रॉब्लम्स के लिए सिंपल भाषा में एक्सप्लेनेशन कि ये दिक्कत क्या है और इसका निवारण कैसे, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो कार्पल टनल सिंड्रोम है। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है वो अभी हमें समझने की ज़रूरत है। तो बेसिकली हमारा जो ये कलाई का पोर्शन होता है, इस हिस्से में एक टनल होता है। टनल को ऐसा समझेंगे कि एक रास्ता होता है। वो 8 कार्पल बोन्स, मतलब छोटी छोटी काजू की साइज़ की 8 हड्डियाँ होती हैं और उसकी छत बनाने के लिए एक ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, एक ऐसा कैनोपी शेप का इनके ऊपर से ऐसे आता है। इस रास्ते के थ्रू हमारे 9 टेंडन्स और 1 नर्व, जिसको हम मीडियन नर्व बोलते हैं, वो इसके अंदर से ऐसे ट्रैवल करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक टनल है, टनल के अंदर से नर्व निकल रही है। अब किसी भी कंडीशन में ऐसी जिसमें इस नर्व का रास्ता सकरा हो जाए या नर्व पर प्रेशर आ जाए, उससे हमारे हाथों में, कलाइयों में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। हमें रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत आने लगती है। तो कैसी दिक्कतें आती हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि जैसे हमें कोई फाइन वर्क करना है, जैसे मान लीजिए शर्ट की बटन को अनटाई करना है, ओपन करना है, या फिर कोई टाइट ढक्कन है किसी कंटेनर पे, उसको खोलना है, या फिर जैसे कुछ शतरंज खेलना है, उसमें शतरंज की गोटी को ऐसे पकड़ के ऊपर नीचे करना है, कुछ भी फाइन वर्क, पेपर पे पेन से लिखना है, ये सब फाइन वर्क करने में हमें दिक्कतें आती हैं। इसके रीजंस क्या क्या होते हैं, किस किस कंडीशन में ये हो सकता है। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिस पे नर्व पे प्रेशर बढ़ रहा है, उस कंडीशन में ये होगा। नर्व पे प्रेशर कब कब बढ़ेगा, हमारे इस टनल वाली एरिया में ईडिमा बढ़ जाए या सूजन बढ़ जाए, या इन्फ्लेमेशन, वहाँ का जो सॉफ्ट टिश्यू है वो उत्तेजित हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो ये कब होगा। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, एंडोक्राइनोलॉजिकल कंडीशंस, जिसमें ये बहुत कॉमनली देखा जाता है, जिसमें सर्वप्रथम हमारी डायबिटीज़ मेलाइटस है या फिर शुगर की तकलीफ। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड के हार्मोन की कमी होने की तकलीफ, और तीसरी कंडीशन है प्रेगनेंसी में भी ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। इसके अलावा कई लोगों की हाथ की कलाई की बनावट ऐसी होती है जिसमें ये कार्पल टनल अपने आप में जो कुदरती बना होता है वो एकदम संकीर्ण होता है, छोटा होता है, जिसके कारण नर्व को ग्लाइड करने के लिए, जाने के लिए रास्ता कम मिलता है और उनके केस में ये दिक्कत आती है। तो ऐसे केसेस में तो सर्जिकल रिलीज़ इज़ द ओनली ऑप्शन। सर्जिकल रिलीज़ के अलावा दूसरी चीज़ों से बहुत रेयर केसेस में आराम मिलता है। इसके अलावा कंडीशंस होती हैं जैसे कि कोई चोट लग जाए कलाई के ऊपर और उसके कारण सूजन आ जाए, वहाँ पर ये सूजन बढ़ने के कारण नर्व का रास्ता कम हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय इमोबिलाइजेशन रखा, जैसे हमने हाथ में प्लास्टर वगैरह कर दिया किसी पेशेंट के, उस कंडीशन में भी ये दिक्कत होती है। तो अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली ये किस तरह से प्रेजेंट करेगा। तो हमें छोटे छोटे काम करने में दिक्कतें आएंगी, फाइन जॉब करने में प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा नॉक्टर्नल रिस्ट पेन होता है, रात के समय खास करके कलाई में ये दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा मरीज़ की आदत हो जाती है कि बार बार वो अपना ऐसे हाथ झटकने की कोशिश करता है, उसके हाथ में ऐसा टिंगलिंग, ऐसा नमनेस हो जाता है कि बार बार हाथ झटकता है। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, नमनेस होगा वो क्लासिकली किस रीजन में होगा। जो नमनेस होगा वो अंगूठे से लेकर के आधी चौथी फिंगर तक, मतलब ये चौथी फिंगर, ये अंगूठा, इस एरिया में हमें सुन्नपन या फिर कमज़ोरी या फिर क्या बोले झुनझुनाहट जो है वो इस एरिया में हमें लगेगी। ये जो हमारी पिंकी फिंगर है, लिटिल फिंगर है, ये यूजुअली स्पेयर्ड होती है। ये नर्व डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है। नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि वो अंगूठे और ये 1/2 डिजिट तक सप्लाई करती है। तो इस नर्व के कंप्रेशन से इस एरिया में ही हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब कंप्रेशन से लॉन्ग टर्म में क्या दिक्कतें होती हैं। लॉन्ग टर्म में जब ये कंप्रेशन रहेगा तो जो नर्व की ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो जाएगी, नर्व इस्कीमिया में जाएगी। इस्कीमिया में जाने के बाद नर्व का डीमाइलिनेशन होता है। नर्व के ऊपर एक माइलिन शीथ की परत होती है जो कंडक्टिविटी करती है। जैसे तार में, इलेक्ट्रिक तार में ब्रॉन्ज या कॉपर की जो लेयर होती है,
वैसे ही नर्व्स के ऊपर एक माइलिन शीथ की लेयर होती है। ये माइलिन शीथ की लेयर जब कमज़ोर हो जाती है तो उसे डीमाइलिनेशन कहते हैं। तो नर्व अगर लंबे समय प्रेशर रहेगा तो ये माइलिन शीथ की लेयर जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और हमारे हाथ में वेस्टिंग शुरू हो जाती है। ये जो थिनार एमिनेंस है, जो ये एरिया है, ये गद्दी जो है अंगूठे के नीचे मांसपेशी की, वो पतली हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म इफेक्ट मीडियन नर्व कंप्रेशन से। अब हमें जानना है कि हम इसके लिए निवारण क्या करें, हम कैसे इस कंडीशन से बचें, या फिर हम क्या प्रिकॉशंस करें या क्या काम करें जिससे हमें इससे निजात मिले। तो सबसे पहला है कि हमें जो एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या जो कंडीशंस के कारण हो रहा है, जैसे कि आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया या हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, आप इसको करेक्ट करें अपने फिजिशियन से मिल करके। हार्मोन्स की वैल्यू और ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखें, ये तो प्राइमरी हो गया। इसके अलावा हम हाथ में स्प्लिंट्स पहन सकते हैं। रिस्ट सपोर्ट स्प्लिंट्स होती हैं जो कि हाथ को एक थोड़ा सा सेमी डॉर्सीफ्लेक्शन पोस्चर में रखती हैं, जो नर्व को थोड़ा सा दिक्कत कम करता है। अब ये ब्रेस हमें ध्यान रखना है कि ब्रेस ऐसा होना चाहिए जो कंफर्टेबल हो और हम उसको लंबे समय तक पहन पाएँ। अगर वो ब्रेस कंफर्टेबल नहीं होगा तो हम लॉन्ग टर्म उसको नहीं पहन पाएंगे और हम फिर उसको डिस्पोज कर देंगे। तो लंबे समय ब्रेस पहनने के लिए ज़रूरी है कि हमारा ब्रेस कंफर्टेबल हो। तो अच्छे ब्रांड्स के आप ब्रेसेस लें जो आपके कलाई को अच्छा एक सपोर्ट दे और नर्व प्रेशर से हमें बचाएं। इसके अलावा कार्पल टनल जो कंडीशन होती है उसमें हम लोग एक्सरसाइजेस का बहुत रोल है। फिजियोथेरेपी जो करते हैं, फिजियोथेरेपी से बहुत एडवांटेज मिलता है। तो मैं इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या फिजियोथेरेपी हम इसमें कार्पल टनल में कर सकते हैं। तो सबसे पहला है रिस्ट का एक्सटेंशन और फ्लेक्शन मूवमेंट। ये आपकी कलाई है, आपको हाथ को इस तरह से सामने रखना है, फोर आर्म को, और ये जो हम मूवमेंट कर रहे हैं ये रिस्ट का एक्सटेंशन हो गया और ये फ्लेक्शन हो गया। तो एक्सटेंशन फ्लेक्शन मूवमेंट ये वाले करने हैं। इसके अलावा रेडियल और अल्नर डेविएशन करना है। अंगूठे को कलाई से दूर ले जाना है इस तरह से और कलाई की तरफ पास लेके आना है। तो ये दूर ले जाना हुआ, ये पास ले जाना हुआ, दूर पास। ये दूसरी कसरत हो गई। तीसरी कसरत हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट फ्लेक्चर जो शीथ है उसका एक्टिवेशन। वो कैसे करेंगे, इस तरह से हमने कलाई सामने करी और इस तरह से खिंचाव किया, कलाई को अपनी तरफ खींचा और इस तरह से यहाँ पर खिंचाव आएगा इस टनल में पूरा। उसी तरह से एक्सटेंशन में हम इस तरह से खिंचाव कर सकते हैं, इस तरह से नीचे खिंचाव आएगा। इसके अलावा इसमें क्या वेरिएशन कर सकते हैं, जब हम फ्लेक्शन करें तो थोड़ा सा प्रेशर भी और साथ में दे दें। अगर इससे हमें दिक्कत नहीं आ रही है, हमारी झुंझुनाहट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, तो थोड़ा सा हम और स्ट्रेच दे सकते हैं और उस केस में हम कलाई को अपनी तरफ कुछ इस डायरेक्शन में पुल कर सकते हैं। उसी तरह से नीचे करके कुछ इस डायरेक्शन में हम इसमें स्ट्रेच दे सकते हैं। तो ये बेसिकली कार्पल शीथ को स्ट्रेच करेगा। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो इसमें एक एक्सरसाइज होती है जो टेंडन ग्लाइड जिसे हम कहते हैं। जो 9 मैंने बताया था कि आपको कार्पल टनल के अंदर बेसिकली 9 टेंडेंस होते हैं और एक नर्व होती है। तो जो 9 टेंडेंस को हम कैसे स्टिमुलेट करेंगे जिससे ये कार्पल टनल की हमारा स्ट्रेच हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पहला है इस तरह से मूवमेंट करना, ये वाला मूवमेंट करना, ये वाला आप मूवमेंट कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है ये वाली, अंगूठा ऐसे स्ट्रेट रखना है और फिंगर्स को ऐसे मोड़ने की कोशिश करनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला ऐसे अंगूठा रख के ये करना, ये वाली एक्सरसाइज, और दूसरा ये वाली एक्सरसाइज, फिंगर फ्लेक्शन और ये ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइजेस हो गए। इसके अलावा लास्ट जो एक्सरसाइज होती है वो नर्व ग्लाइड जिसे हम कहते हैं। उस केस में हमें क्या करना है, हमें अपने हाथ को इस तरह से बाहर की तरफ ले जाना है और कलाई को नीचे की तरफ मोड़ना है। तो इसे हमें पूरा स्ट्रेच यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक फील होगा और इसे हम नर्व ग्लाइड स्ट्रेच भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस में जिसमें रिकैल्सिट्रेंट केसेस हैं, जिसमें किसी भी दवाओं से, एक्सरसाइज से असर नहीं पड़ रहा है और अब लग रहा है कि
रिकैल्सिट्रेंट केसेस, जिसको रेजिस्टेंट केसेस बोलते हैं, उन केस में हम लोग सर्जिकल रिलीज़ भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि सर्जरी, वैसे सर्जरी वर्ड से हर कोई डर जाता है, बट कार्पल टनल की सर्जरी एक सूचरलेस सर्जरी होती है, या फिर 1 या 2 टाँकों में ही वो सर्जरी ख़त्म हो जाती है, और इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। बस जो मैंने बताया था कि ये कार्पल टनल की जो छत बना रहा है, रूफ बना रहा है, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, बस हमें उस लिगामेंट को रिलीज़ कर देना होता है। रूफ को थोड़ा सा, लिगामेंट को कट कर देते हैं तो नर्व फ्री हो जाती है और उससे हमारा पेन पूरी तरह से चला जाता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक दूरबीन वाली सर्जरी है, आर्थोस्कोपिक सर्जरी है, जिसे बिना किसी टाँकों के भी किया जा सकता है। तो ऐसे केसेस जिनमें दिक्कत परसिस्ट कर रही है, लंबे समय आराम नहीं मिल रहा है और हाथ में वेस्टिंग शुरू हो गई है, या इतनी ज़्यादा नमनेस है कि मांसपेशी पतली हो जा रही है या हाथ पतला हो रहा है, उन केसेस में सर्जरी डेफिनेटली इंडिकेटेड है और जल्द से जल्द करनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो कार्पल टनल पे केंद्रित है, मैंने आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करी है इस वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, परेशानी हो, आप वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर पे अपना MRI या फिर एक्सरे की इमेजेस, अपना प्रिस्क्रिप्शन फॉरवर्ड करके पूछ सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दूं। धन्यवाद।